आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। नमस्कार। आज हम पहली बार अपनी इस वीडियो में पहली बार आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर जो एडिटोरियल पेज होता है उसका हम आज कुछ वोकैब से बताने वाले हैं। हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग के क्राइटेरिया से भी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे वोकैब्स के लिए भी। कुछ लोग कहते हैं कि वोकैब्स को कैसे याद किया जाता है, तो ये ट्रिक हम आपको लास्ट में बताएंगे कि वोकैब्स को याद कैसे रखे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि यदि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आपको बहुत ही पसंद है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, और ऊपर से कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम्स की, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, और ऐसे कई भी एग्जाम्स जो हमारे जो हमारे भारत में यानी कि इंडिया में हर साल होल्ड किया जाता है, तो उन सब में आपने एक चीज़ कॉमन देखा होगा कि एडिटोरियल पेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो चाहे द हिंदू हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द स्टेट्समैन हो, किसी भी न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल पेज होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एक पेपर ऐसा है हमारे न्यूज़पेपर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एज वेल। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो होता है द हिंदू। इसीलिए मैंने आज द हिंदू वोकैब्स यानी कि ये जो वोकैब्स आपके सामने लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। मैंने कुछ वोकैब्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो मैंने एडिटोरियल पेज से ही नोट किया है। अगर आपने आज का एडिटोरियल पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसको जाकर पढ़ लीजिए, और उसमें आपने ये भी देखा होगा कि कुछ उसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट वोकैब्स यूज किए जाते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि क्या ये डिफ़िकल्ट वोकैब्स खुद यूज हो जाते हैं कि राइटर्स जानबूझ कर यूज करता है? तो राइटर्स को जानबूझकर नहीं यूज करता। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई भी मुद्दा या कोई भी इशू होता है तो उसमें वोकैब्स अपने आप टफ हो जाते हैं। तो क्या होता है कि उसको हमको एनालिसिस करना पड़ता है, और एनालिसिस तभी हम जब कर पाएंगे जब हमको सारे वोकैब्स का मीनिंग फ्रॉम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पता होगा तब। तो यानी कि मैंने जितने भी आपके वोकैब्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम आज इन्हीं वोकैब्स को एनालिसिस करेंगे, यानी कि इनको एनालाइज करेंगे, और इनका कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या मतलब होता है उसको हम आपको अच्छे से समझा देंगे। अगर आपने अभी तक ये ट्यूटोरियल नहीं पढ़ा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। और इसके बाद जब आप एडिटोरियल का वो पेज पढ़ने जाएंगे जो रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में है, जैसे आपको पता होगा कि ऑपरेशन कावेरी जो कि अभी हमारे भारत सरकार ने लॉन्च किया है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में जानते हैं आपके बहुत सारे नेशनल यानी कि हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, तो उनको वहाँ से इवैक्यूएट कराया जा रहा है हमारे भारत सरकार के द्वारा। तो आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो जाकर आप उसमें देखिए। उस एडिटोरियल पेज के पहले ही फ्रंट पर सबसे पहला जो ओवरटेक होता है द हिंदू में, वहाँ पर हमारा जो ऑपरेशन कावेरी है वो उसी में ये सारे वोकैब्स आपको मिल जाएंगे। आप शुरू से स्टार्ट करेंगे और एंड में देखेंगे कि सारे वोकैब्स आपको वहीं पर मिलने वाले हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लीजिए, लेकिन आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद उस एडिटोरियल पेज को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आपका एनालिसिस भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सारे वोकैब्स दिखाई दे रहा होगा। हम जानते हैं कि आपको थोड़ा सा शॉर्ट में दिखाई दे रहा होगा क्योंकि कुछ ज़्यादा वोकैब्स हैं, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। आप इसको पिक्चर क्वालिटी बढ़ा करके देखिए, तभी आपको क्लियर दिखाई देगा। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं कि पहला क्या है कि इवैक्यूएट। उसमें पहला वर्ड आपको जो मिलेगा, वो पहला वर्ड जो आपको मिलेगा वो ना ज़्यादा से ज़्यादा वो इवैक्यूएशन के बारे में ही है। आपको पता होगा कि जो इवैक्यूएट का जो मतलब होता है, इंग्लिश में क्या मतलब होता है इवैक्यूएट का। इंग्लिश में अगर मतलब देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है कि मूव पीपल फ्रॉम देयर होम्स और कंट्री, यानी कि किसी लोगों यानी कि अगर कोई बंदा है कहीं पर फंस गया है और उसको वहाँ से निकाला जा रहा है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मूव पीपल फ्रॉम देयर होम्स और कंट्री, यानी कि उसको वहाँ से निकालना। उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना। आपको पता होगा कि ऑपरेशन कावेरी का मतलब ही यही है कि जो लोग हमारे भारत के यानी कि सूडान में फंसे हुए हैं, भारत सरकार उनको वहाँ से निकलवा रही है, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है इवैक्यूएशन। यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है इवैक्यूएट लिखा है, यानी कि वर्ब में लिखा हुआ है, और इवैक्यूएट का मतलब होता है टू ब्रिंग समवन आउट फ्रॉम द डेंजर प्लेस, राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, स्टक। अब आपको पता होगा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग फंस गए हैं, तो यानी कि स्टक का मतलब होता है फंसा हुआ होना। यानी कि अगर आप भाई कहीं पर फंसे हुए हैं तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कि जस्ट आई एम स्टक इन माई वर्क, आई एम स्टक इन दिस कंट्री, आई एम स्टक इन दैट कंट्री, लाइक दैट यू कैन ट्राई। अब इसका इंग्लिश टू इंग्लिश क्या मतलब होगा स्टक का, कि अनएबल टू मूव फ्रॉम अ प्लेस, यानी कि किसी जगह से हिलना या किसी जगह से निकलने में असमर्थ होना। हिंदी मतलब क्या होगा इसका, फंसा हुआ होना। और दूसरी बात कि जो स्टक वर्ड है वो स्टक वर्ड आपका स्टिक से आया है, स्टिक से, और स्टिक वर्ड का फर्स्ट फॉर्म है। और स्टक हमेशा आपने देखा होगा कि स्टक का मतलब होता है पीपीवी। इसका मतलब ये होता है कि ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है, यानी कि ये स्टक का थर्ड फॉर्म है। इसीलिए वहाँ पर पहले से लिखा हुआ है उस एडिटोरियल के पेज में स्टक, इसलिए मैंने जो का त्यों यूज कर दिया है। इसका मतलब जो होगा फंसा हुआ होना। जो थर्ड वर्ड है अंडरवे। अंडरवे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। आपने देखा होगा कि अंडरवे हमेशा यूज होता है कि माई कंस्ट्रक्शन इज अंडरवे, माई होमवर्क इज अंडरवे, माई बिल्डिंग इज अंडरवे। इसका मतलब क्या होता है, करंटली इन प्रोग्रेस,
यानी कि अभी फ़िलहाल में वो चीज़ कैसा है, प्रोग्रेस में है, यानी कि अभी वो प्रक्रिया में है। अगर का हिंदी मतलब देखा जाए तो प्रक्रिया में होना या जारी रहना, यानी कि कोई चीज़ अभी जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसको हम कह सकते हैं आसान भाषा में अंडरवे। यानी कि आपसे कोई पूछे, सपोज कि आप कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, आप कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं और आपसे कोई पूछता है कि आपका वर्क कंप्लीट हो गया, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं ऐसा बोल करके, नो इट्स अंडरवे। यानी कि वो अभी कैसा है, अभी करंटली इन प्रोग्रेस है, यानी कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं करंटली इन प्रोग्रेस इंग्लिश में। और आप हिंदी अगर बोलना चाहते हैं तो प्रक्रिया में रहना या जारी रहना या अभी कंटिन्यू है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो उस एडिटोरियल पेज में आपको ये वर्ड मिलेगा जरूर। अगर आपने नहीं पढ़ा है उस एडिटोरियल पेज को तो जाकर आप पढ़िए और वहाँ पर देखिए कि अंडरवे वहाँ पर यूज हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है सीज फायर। सीज फायर बहुत ही मशहूर वर्ड है, आप कहीं पर भी देखेंगे कभी भी कोई भी वर्ड, सबसे ज़्यादा वर्ड आपको यहाँ पर मिलेगा रसिया वर्सेस यूक्रेन। रसिया और यूक्रेन में ये वर्ड आपको बहुत देखने को मिलेगा। सीज फायर का मतलब क्या होता है, सीज फायर का जो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा वो यहाँ पर देखिए, एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसी एक निश्चित समय के लिए अपने युद्ध को रोक देना। यानी कि आपको पता होगा कि जब दो गुटों के बीच में कोई युद्ध होता है तो उसमें एक गुट दूसरे गुट से, यानी कि वन पार्टी फ्रॉम द सेकेंड पार्टी क्या कहती है कि हम लोग युद्ध को कुछ देर के लिए रोक देते हैं। आपको पता होगा कि सूडान में भी 72 घंटे का सीज फायर हुआ है, यानी कि एग्रीमेंट हुआ है कि हम 72 घंटे सीज कर देंगे अपने फाइटिंग को, ताकि हमारे जो नेशनल्स हैं यानी कि ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कुछ लोगों को बाहर निकाल दिया जाए, उसके बाद हम लोग फिर लड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो यानी कि सीज फायर हमेशा दो गुटों के बीच में ही होता है। तो यहाँ पर आप वर्ड देख सकते हैं सीज फायर, जो कि अगर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा जाए तो सीज फायर नाउन है और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग, यानी कि लड़ना बंद कर देना, कितने देर के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये दोनों पार्टियों के बीच में डिपेंड करता है कि कितने मतलब मिनट के लिए या कितने घंटों के लिए उसको रोकने दें। अगर उसका हिंदी मतलब देखा जाए तो युद्ध विराम उसको कहते हैं। सीज फायर का जो हिंदी होता है उसको कहते हैं युद्ध विराम, यानी कि कुछ देर के लिए युद्ध को रोक देना। नेक्स्ट वर्ड जो है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट को फ्रेजल वर्ड भी कहा जाता है और ब्रिंग आउट का जो मीनिंग यूज हुआ है इस एडिटोरियल पेज में, वहां पर ब्रिंग आउट का मतलब फ्रेजल वर्ड में नहीं यूज हुआ, उसका लिटरल मीनिंग में यूज हुआ। लिटरल मीनिंग का मतलब होता है कि जैसे वर्ड यूज हुआ है उसका जस्ट त्यों का तो मीनिंग निकल आए। तो यानी कि अगर ब्रिंग आउट देखा जाए तो ब्रिंग मतलब लाना, आउट माने बाहर, यानी कि किसी चीज को बाहर लाना। सिंपल मीनिंग है इसका उस वर्ड में, तो टेक समथिंग और समवन आउट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज को या किसी को किसी चीज से बाहर निकालना। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे सूडान में बहुत सारे नेशनल्स यानी कि वहाँ के अलग अलग मुल्क के लोग फंसे हुए हैं, तो उन लोगों को क्या किया जा रहा है कि दे आर बीइंग ब्रॉट आउट फ्रॉम दैट कंट्री। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा है, तो उसको हिंदी में समझ सकते हैं कि बाहर निकालना। तो ये सब उसके मीनिंग है। इंग्लिश टू इंग्लिश में अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश भी देख सकते हैं, और अगर आप हिंदी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप यहाँ पर हिंदी का भी मीनिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमेशा यूज होता है। आप चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसमें भी यूज होता है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें भी यूज होता है, और आप जनरल इंग्लिश अगर पढ़ रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी कोऑर्डिनेट वर्ड आपको बार बार मिलने वाला है। इसीलिए इसका मीनिंग हम लोग बहुत ही कायदे से समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है गेटिंग थिंग्स इन ऑर्डर टू वर्क टुगेदर वेल, यानी कि अगर 2 या 4 लोग हैं और वो लोग आपस में काम कर रहे हैं मिलजुल कर अच्छे से, तो उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट। यानी कि आपको पता होगा कि जो मतलब हमारा जो कावेरी ऑपरेशन है, यानी कि ऑपरेशन कावेरी, उसमें हमारा इंडिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है और कुछ साउथ कोरिया के भी बहुत सारे कंट्री एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यानी कि वो लोग एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट करे हुए हैं, ताकि हम लोग अपने अपने मुल्क के जितने भी लोग हैं उनको आसानी से वहाँ से निकाल सकें। तो इंडिया भी इसमें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है, तो वहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ है कोऑर्डिनेट, यानी कि 2 मुल्क से मिलकर साथ में काम करना। उसका जो मीनिंग होगा गेटिंग थिंग्स इन ऑर्डर टू वर्क टुगेदर वेल, यानी कि साथ में मिलजुल कर काम करना, राइट। तो हिंदी का क्या मतलब होता है, समायोजन करना। समायोजन करना मतलब ही हिंदी में यह होता है कि 2-4 लोगों को साथ मिलकर अच्छे से किसी काम को मुकम्मल करना, यानी कि उसको कंप्लीट करना, उसको कहते हैं समायोजन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैरेलस। पैरेलस का मतलब होता है एडजेक्टिव है ये, अगर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा जाए तो एडजेक्टिव है। और यहाँ पर आप एडजेक्टिव कैसे पहचान भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीफिक्स लगा हुआ है ना OUS, मैंने पहले ही वीडियो में इसका डिस्कस कर लिया है कि आपको कैसे वर्ड को पहचानना है कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो सफिक्स है OUS, इससे ही पता चल गया कि ये पैरेलस क्या है, एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या होता है, समथिंग दैट इज फुल ऑफ डेंजर, ऐसी कोई चीज़ जो एक्सट्रीमली डेंजर हो, यानी कि खतरनाक हो, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं समथिंग दैट इज फुल ऑफ डेंजर। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा और पैरेलस कहते हैं उसको इंग्लिश में। अगर एक वर्ड की बात किया जाए हिंदी में तो उसको जोखिम कहते हैं या खतरनाक। यानी कि जो हमारा ऑपरेशन कावेरी है, जितने भी हमारे इसमें इंडियन आर्म फोर्सेज हैं या जितने भी हमारे नेशनल यानी कि इंडिया से जितने भी फोर्सेज वहाँ पर गई हैं और उनको वहाँ पर वापस लेकर आ रही हैं, ये पूरा वर्क ही पूरा क्या है,
पेरिलस है, ये कोई आसान काम नहीं है। यानी कि इसमें वो वर्ड जो यूज हुआ है पेरिलस, उसका वहाँ पर मीनिंग यही है कि वो जितना भी एक्टिविटीज़ हमारे देश के जवानों के द्वारा किया जा रहा है वो पूरी तरह से पेरिलस है, यानी कि समथिंग दैट इज़ फुल ऑफ डेंजर। उसका आप सिनोनिम भी देख सकते हैं, डेंजरस, रिस्की, हैजार्डस, इन सब के नीचे उसका कुछ वर्ड भी मैंने लिख दिया है जिसको हम लोग सिनोनिम्स कहते हैं, यानी कि उसका पर्यायवाची। नेक्स्ट वर्ड है ऑपरेशन। इस पर मैं थोड़ा और टाइम दूंगा, 10-5 मिनट, आप समझ लीजिए इसको क्या है। ऑपरेशन का मतलब होता है कि एन एक्टिविटी दैट इज इंटेंडेड और प्लान टू अचीव समथिंग। मैंने इसका कोई हिंदी नहीं लिखा है क्योंकि ऑपरेशन का कोई हिंदी नहीं होता है। वैसे ऑपरेशन को लोग कहते हैं चीड़-फाड़, मेडिकल टर्म्स में चीड़-फाड़। आपको पता होगा कि चीड़-फाड़ यहाँ पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑपरेशन कावेरी जो है, ऑपरेशन कावेरी के तरह हमारे देश ने बहुत सारे ऑपरेशन को अब तक लॉन्च कर लिया है। जैसे अभी रिसेंटली में आपने देखा होगा कि ऑपरेशन मैत्री भी थी और ऑपरेशन गंगा भी था, और 2015 में आपने देखा होगा कि वंदे भारत, यानी कि अभी रिसेंटली कोविड का टाइम हुआ था तो हमारे देश ने लॉन्च किया था एक और ऑपरेशन, उसका नाम दिया गया था वंदे भारत। तो ऐसे ही इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अगेन एंड अगेन जब भी कोई क्राइसिस होता है या कोई संकट काल होता है तो हमारे देश की जो सरकार होती है ना, वो अलग अलग ऑपरेशन को जारी करती है। उस ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि उसके बगल में जो वर्ड लिखा रहता है, दोस्त हो गया, मैत्री हो गया, इन सबको तो समझ में आ जाता है, लेकिन ये ऑपरेशन का क्या मतलब होता है। यहाँ पर जो ऑपरेशन का जो मतलब होता है, यहाँ पर आप इंग्लिश टू इंग्लिश में समझ सकते हैं कि एन एक्टिविटी दैट इज इंटेंडेड और प्लान टू अचीव समथिंग, यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी जिसका इंटेंशन क्या होता है, यानी कि उसका इरादा क्या होता है या उसका प्लानिंग क्या होता है कि हमें किसी चीज़ को अचीव करना है। यानी कि अगर इस ऑपरेशन कावेरी की बात किया जाए जो अभी जस्ट हमारा चल रहा है, हमारी सरकार जो लॉन्च की है ऑपरेशन कावेरी, इसको आप समझ सकते हैं ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी में क्या है, केवल हमारी सरकार का जो इंटेंशन है वो यही है कि हमारे देश के जितने भी लोग सूडान में फंसे हुए हैं उनको किसी तरह से वहाँ पर वापस हमारे देश में ले आया जाए। यही हमारा इंटेंशन है हमारे देश की, और यही हमारा प्लान भी है, और उसको अचीव करना है। तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशन, ना कि ऑपरेशन का मतलब चीड़-फाड़। ये मेडिकल टर्म्स है, मेडिकल टर्म्स में भी इसको लगाया जाता है, वहाँ पर ऑपरेशन का मतलब होता है चीड़-फाड़ करना, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई आपसे ये पूछेगा कि ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, तो ऑपरेशन का मतलब चीड़-फाड़ नहीं होता है। ऑपरेशन का मतलब होता है इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट इज इंटेंडेड और प्लान टू अचीव समथिंग, राइट। नेक्स्ट, उसका सिनोनिम भी होता है फंक्शनिंग, इन फोर्स, इन एक्शन और इन इफेक्ट। ये सारे उसके मिलते जुलते वर्ड्स हैं जो एक्यूरेट मीनिंग नहीं देता है ऑपरेशन का, लेकिन ये सारे उसके सिनोनिम्स हैं जिसको पर्यायवाची कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड वो यूज हुआ है उसमें एन रूट। एन रूट का मतलब होता है ऑन द वे टू या फ्रॉम समवेयर, यानी कि किसी भी रास्ते, यानी कि उसको अगर हिंदी में बात किया जाए तो रास्ते में या राह पर। आप भी खुद बोल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि जस्ट व्हेन समवन आस्क यू वेयर आर यू, यू कैन रिप्लाई टू देम लाइक दिस कि आई एम एन रूट टू यू, यानी कि आई एम एन रूट टू कॉलेज, आई एम एन रूट टू माई बिल्डिंग, लाइक दिस, यानी कि मैं अपने रास्ते में हूँ या ऑन द वे हूँ। तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एन रूट, जो कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडवर्ब। और इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं कि ऑन द वे टू या फ्रॉम समवेयर, राइट। उसका सिनोनिम होता है ऑन द वे या ऑन द मूव एसेट्रा, लाइक दिस। ये वर्ड भी आपको उसमें मिलेगा, क्योंकि उसमें जो वर्ड यूज हुआ है उसमें यही हुआ कि एन रूट टू कैरेबियन, यानी कि कुछ लोग हैं जो कैरेबियन में अपने यानी कि अपने यानी कि सिटीजन्स को, यानी कि वहाँ के जो उनके रिश्तेदार उनको बचाकर कैरेबियन ले जा रहे हैं अपने प्लेन से, तो उसको बोल सकते हैं एन रूट टू। लास्ट वर्ड है क्राइसिस। क्राइसिस वर्ड आप बहुत देखते होंगे, जब भी आप न्यूज़पेपर उठाकर देखेंगे आपको ये वर्ड मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली इसका मीनिंग ही कुछ ऐसा होता है। क्या होता है इसका मीनिंग, हम देखते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, बहुत बड़ा मीनिंग है, लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं संकट काल, राइट। संकट काल का मतलब क्या होता है कि a crisis is a time or situation in which someone is affected by one or more serious problems, यानी कि ऐसा घड़ी या ऐसी परिस्थिति जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं किसी प्रॉब्लम से। सपोज करो कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स हो जाता है, फिनेंशियल क्राइसिस हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप उसको इंग्लिश में कहते हैं कि जस्ट आई एम इन अ क्राइसिस, राइट, लाइक दैट। तो ये जो ऑपरेशन कावेरी चल रहा है, इसमें जो क्राइसिस हुआ है, आपको पता होगा कि सूडान में जो लगभग दोनों गुटों के बीच में जो भी कुछ हो रहा है उसमें हमारी जनता ही, कुल मिलाकर वहाँ के लोग, रहने वाले लोग ही अफेक्टेड हुए हैं। तो उसको हम सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि इट इज़ क्राइसिस, इट इज क्राइसिस इन सूडान, लाइक दैट। तो पूरा संकट काल ही है, यानी कि पूरा सूडान में। तो इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। आई होप कि आपको सारे वर्ड्स याद हो गया होगा। मैंने शुरू में बोला था कि वोकैब्स को याद रखने का ट्रिक क्या होता है, तो ट्रिक आपको जानते हो क्या होता है कि किसी भी वोकैब्स को आप रट नहीं सकते। आप अगर चाहते हैं कि इन सारे वोकैब्स को मैं रट लूँ, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप रट तो लेंगे, लेकिन 2-3 दिन के अंदर आप भूल जाएंगे।
वोकैब्स को याद रखने का सबसे आसान ट्रिक ये होता है कि जब भी आप वोकैब्स को कहीं से निकालें, वर्ड मीनिंग को कहीं से निकालें, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि वो वोकैब्स यूज कहाँ हुआ है। जब आप उस वोकैब्स को जाकर उसका कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस यानी कि कहाँ से लिया गया है और कहाँ पर उसको यूज किया गया है और वहाँ पर उसका मीनिंग क्या है, अगर आप उसको वहाँ से रिलेट कर लेंगे और आप उसको एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। अदरवाइज आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मगअप कर भी ले गए किसी तरह, तो 2-4 दिन के अंदर श्योरली आप भूल जाएंगे। तो यानी कि आपको न्यूज़पेपर अगर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर पढ़िए और सारे वर्ड्स को गोला मारिए या अंडरलाइन कर लीजिए, उसको एक कॉपी में लिख लीजिए विथ रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। अगर आप ये एक्टिविटी अपनाते हैं तो आई होप कि आपके सारे वोकैब, सारे फ्रेजल वर्ब, सारे इडियम्स आसानी से याद हो जाएंगे। मैं भी यही ट्रिक अपनाता हूँ और सारे स्टूडेंट्स को मैं भी यही बताता हूँ कि कभी भी आप वोकैब्स को रटिए मत, उसको आसानी से नोट करिए, अंडरलाइन करिए और कॉपी में लिख लीजिए, उसको रोज़ प्रैक्टिस करिए विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम कुछ ऐसे ही वोकैब्स विद एडिटोरियल से रिलेटेड लाएंगे। और आपको किस न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ना पसंद है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, मैं उसका पूरा एनालिसिस अपने वीडियो में दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।